नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरियाणा बीजेपी विधायक दल की अनौपचारिक बैठक समाप्त हो गई है। बैठक के बाद करनाल के विधायक जगमोहन आनंद का बयान सामने आया है। बैठक में विधानसभा चुनाव के दौरान भीतरघात करने वाले अधिकारियों को भी लेकर चर्चा हुई है। आने वाले दिनों में इन अधिकारियों पर कार्रवाई भी देखने को मिलेगी। बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी विधायकों से बातचीत की। सीएम ने सभी के हलकों में विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट जानी और दिक्कतों के समाधान के लिए अधिकारियों को मौके पर निर्देश भी दिए। बैठक के दौरान हरियाणा के अंदर नए विकास के प्रोजेक्ट शुरू करने पर चर्चा हुई। और खबर चंडीगढ़ से, जहां पर हरियाणा बीजेपी विधायक दल की अनौपचारिक बैठक खत्म हो गई है। बैठक के बाद होटल से विधायक हरिंदर सिंह का बयान सामने आया है। बैठक सभी विधायकों के हलकों के विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए बुलाई गई थी। मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों से बारी बारी समस्याओं को जाना। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी विधायकों को अगले बजट सत्र से पहले अपने हलकों के विकास कार्यों में सूची मांगी है, ताकि बजट में उनके लिए प्रावधान किया जा सके। विधानसभा चुनाव के दौरान भीतरी घात करने वाले अधिकारियों को लेकर भी चर्चा हुई। विधानसभा चुनाव के दौरान भीतरी घात के मामले को हरियाणा बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली देख रहे हैं। देखिए, ये एक नॉर्मल रूटीन का प्रोसेस है। सभी विधायकों को, मंत्रियों को माननीय मुख्यमंत्री जी समय समय पर मिलते रहते हैं। क्षेत्र की समस्याएं जोन सी होती है उनको लेकर के हम मुख्यमंत्री से 1 to 1 होते हैं। और ये बहुत शानदार प्रथा माननीय मनोहर लाल जी के द्वारा जो शुरू की गई थी, उसी का आगे निर्वहन आदरणीय नायब सिंह सैनी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो कर रहे हैं। और क्षेत्र की कुछ समस्याएं थी उनको अपने उनके साथ रखा। तुरंत उन्होंने अधिकारियों को बुला करके और विधायक दल की अनौपचारिक बैठक के बाद बड़खल से विधायक धनेश अदलखा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बताया कि बैठक में सभी जिलों में मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणाओं का स्टेटस जाना। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी विधायकों को 1 to 1 मीटिंग के लिए बुलाया कि उनको उनके कमरे में जाने से पहले जो पूर्व में सीएम अनाउंसमेंट्स थी उनकी डिटेल कि ये सीएम अनाउंसमेंट थी, इसमें इतना काम कंप्लीट हो गया, इतना पेंडिंग है और इस काम के इतने पैसे आपके कमिश्नर को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ग्रांट में भेजे जा चुके हैं। तो उसके लिए हमें एक टास्क दे दिया कि आपने इन कामों को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराने के लिए कमिश्नर के साथ, चीफ इंजीनियर के साथ बैठ करके, ताकि धरातल पे कामों को संकल्प पत्र के तहत कंप्लीट किया जाए। उस पर आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पहल की है, मैं पहली बार विधायक हूँ तो माननीय मुख्यमंत्री जी का। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में साबरमती फिल्म देखने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि साबरमती फिल्म सत्य घटनाओं पर आधारित है और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। सीएम ने कहा कि इस घटना को दिखाने का प्रयास किया गया है और सच्चाई को सामने लाने का भी प्रयास किया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अपील करते हुए कहा है कि मैं भी ऐसी फिल्म देखने के लिए अपील करूंगा। फिल्म में सत्य घटनाओं को वो दिखाया गया है। किस कारणवश उस घटनाक्रम को इतना बड़ा, जो राम भगत थे अयोध्या से वो खुशी खुशी आ रहे थे और एक बड़े कुछ छोटी सोच के लोगों ने एक बड़ी प्लानिंग से लगभग 57 लोगों को जान गंवानी पड़ी। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। उस घटना को हमारे जो फिल्मी कलाकार हैं उन्होंने उसको इसके माध्यम से उजागर किया है। जो सच्चाई है उसको जनता के सामने इस फिल्म के माध्यम से बताने का काम किया है। मैं सभी से अपील करूंगा कि ऐसे घटनाक्रमों के ऊपर जो फिल्में आ रही हैं, चाहे कश्मीर फाइल थी और चाहे अब साबरमती ये फाइल है, इसमें उस सच्चाई को दिखाया गया है जो सच्चाई को कहीं न कहीं दबाने की कोशिश की गई, दबाने का काम किया गया है। ये लोगों के सामने है और मैं तो अपील करूंगा कि सभी इसको देखने के लिए अवश्य आए।
कुरुक्षेत्र में प्रशासन की तरफ से महास्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया है। इस स्वच्छता अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया। इस महाअभियान में एक साथ शहर के 18 जोनों में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस महास्वच्छता अभियान में लोगों को भी शामिल किया गया। तो वहीं कुरुक्षेत्र के शेख चिल्ली मकबरा, ज्योतिबा भाई फुले और वही ताऊ देवीलाल चौक पर स्वच्छता के लिए श्रमदान करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने व फिर साथ में पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा मौजूद रहे। हाथ आगे कर लेंगे। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं न गंदगी करूंगा और न किसी और को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे शहर से एवं मेरे कार्यस्थल से। और करनाल के घरौंडा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हरविंदर अर्रा कल्याण ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 2029 में होने वाले परिसीमन के बाद हरियाणा में विधायकों की संख्या बढ़ेगी। इसके साथ ही वे आगे कहते हैं कि हरियाणा विधानसभा की नई बिल्डिंग का निर्माण करवाया जाएगा, जो नए संसद भवन की डिजाइन पर होगा। अध्यक्ष ने कहा कि वे कई राज्यों का दौरा करेंगे। इसके साथ ही वे अन्य राज्यों के विधानसभा भवन और कार्यप्रणाली का भी अवलोकन करने वाले हैं। आपको बता दें कि इसी के साथ हरविंद्र कल्याण ने घरौंडा में बन रहे ऑडिटोरियम का निरीक्षण भी किया। उन्होंने नए भवन में कुछ बदलाव और सुधार के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। अच्छा एक जो ऑडिटोरियम जो बन रहा है उसका अभी कंप्लीशन के ऊपर है, थोड़ा सा काम बचा हुआ है, इसलिए आज उसका मुआयना रखा था ताकि उसमें क्या क्या चीज़ों की और ज़रूरत है वो अभी हमने कुछ प्लान किया है। आने वाले दिनों में वो सभी प्लान को आगे बढ़ा के और भी जो ज़रूरत होगी इसकी पूरी करेंगे और एक सुंदर ऑडिटोरियम बन के हम लोगों को इसके लिए समर्पित करेंगे। और उसके साथ साथ इस ग्राउंड में भी एक कई तरह के कार्यक्रम, चाहे वो स्पोर्ट्स को लेके हैं, चाहे वो 15 अगस्त या 26 जनवरी को लेकर है। और नाडा की तरफ से पहलवान बजरंग पुनिया को 4 साल के लिए बैन किए जाने के फैसले पर हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि नाडा जो कि टेस्ट करती है वो खिलाड़ियों की करती है ताकि कोई कमी भविष्य में न रहे और ये एक सतत प्रक्रिया है। मुझे लगता है कि नाडा ने जो फैसला दिया है और ये पहली बार कोई किसी खिलाड़ी का नहीं हुआ, यह हमेशा से एक सतत प्रक्रिया है और उस पर मुझे लगता है कि खिलाड़ियों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश में कोई कमी ना रहे, तो मुझे लगता है उसको लेकर नाडा ने कोई टेस्ट किया है, उस पर जो रिजल्ट आया वो सब आपके सामने। कोई राजनीति हो रही है कि क्या लगता है आपको उसको लेकर? नहीं, कोई राजनीतिक नहीं है, एक एजेंसिया है, सतत प्रक्रिया है और इसमें राजनीति का तो कोई लेना देना है नहीं और राजनीति खेलों में नहीं होनी चाहिए, हमारा सुझाव है। और चंडीगढ़ में अधिकारियों की एक बड़ी बैठक हुई है। यूएलबी मिनिस्टर विपुल गोयल ने इसकी बड़ी जानकारी दी है। दरअसल हरियाणा के कई जिलों से विकास कार्य को लेकर एजेंडा आए थे, उसको लेकर ही अधिकारियों के साथ बैठक की गई। इस बैठक में 6 एजेंडों पर चर्चा की गई। 6 में से 5 एजेंडे पास किए गए और इसी के साथ प्रदेश के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि काम में किसी भी तरह की कोई कोताही न बरती जाए। बैठक में सफाई व्यवस्था को लेकर भी निर्देश दिए गए। देखिए, आज जो विभिन्न डिस्ट्रिक्ट से एजेंडे आए हुए थे डेवलपमेंट के, उन एजेंडों को आज पास करने के लिए, उनको सैंक्शन देने के लिए मीटिंग थी। उसमें से 6 एजेंडे आज सामने आए, उसमें से 5 को सैंक्शन दे दी गई है और जो विकास का कार्य बड़ी तेजी से हो इस तरीके का निर्देश सभी डीएमसीज को, सभी इंजीनियरिंग विभाग के लोगों को दिया गया है कि किसी भी तरीके की कोताही और समय पर टेंडर पूरे हों, ऐसा जो है सभी जो इंजीनियरिंग विंग है उसका ध्यान रखे और काम की जो क्वालिटी है वो किसी भी तरीके से उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए।
और सांसद दीपेंद्र हुड्डा केरल के वायनाड लोकसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित सांसद और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से मिलने पहुंचे और उन्हें फूलों का गुलदस्ता भेंट कर संसद सदस्य निर्वाचित होने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। हरियाणा सरकार ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया है। विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए सरकार ने जस्टिस ललित बत्रा को मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वहीं एडवोकेट दीप भाटिया और कुलदीप जैन को सदस्य नियुक्त किया है। आपको बता दें, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के फटकार के बाद हरियाणा में तकरीबन 14 महीने बाद अध्यक्ष और 2 सदस्यों की नियुक्ति हुई है। बता दें कि जस्टिस ललित बत्रा पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व जज रह चुके हैं। कुलदीप जैन जिला व सत्र न्यायाधीश रहे हैं और दीप भाटिया वरिष्ठ अधिवक्ता एवं मानव अधिकार में सदस्य एवं कार्यवाहक अध्यक्ष और स्पोर्ट्स चेयरमैन के अध्यक्ष पद संभाल चुके हैं और अब मानवाधिकार के पद का भी कार्यभार संभाल लिया गया है। और धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव को लेकर काउंटडाउन के साथ साथ प्रशासन की तैयारियां भी पूरी हो गई हैं। 9वें अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के कार्यक्रमों की पहली कड़ी में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय सरस क्राफ्ट मेले और मीडिया सेंटर का, जबकि गीता रन का कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी शुभारंभ करेंगे। इस महोत्सव में 24 से ज्यादा राज्यों के कलाकार और शिल्पकार पहुंचेंगे। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मानव सचिव उपेंद्र सिंघल ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि अब की बार अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव 28 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक रहेगा। 28 नवंबर को सुबह गीता रन का आयोजन किया जाएगा, जिसका हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी शुभारंभ करेंगे और कल 28 नवंबर को ही शाम को सरस क्राफ्ट मेले और मीडिया सेंटर का हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय शुभारंभ करेंगे, जबकि सांस्कृतिक कार्यक्रम 5-6 दिसंबर से शुरू होंगे, जिसका विधिवत रूप से शुभारंभ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी करेंगे। ये 9वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कल 28 नवंबर से शुरू हो रहा है, जो 15 दिसंबर तक चलेगा। इसमें माननीय राज्यपाल हरियाणा 3 बजे शिल्प मेले का और क्राफ्ट मेले का और मीडिया सेंटर का विधिवत उद्घाटन करेंगे। उससे पहले सुबह 6:30 बजे गीता रन का आयोजन होगा, जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर श्री कृष्ण बेदी जी मुख्य अतिथि रहेंगे। उसके बाद एक नया महाभारत से रिलेटेड पेंटिंग्स का कंपटीशन भी आयोजित हो रहा, कल से ही आयोजित होगा, जो देश भर से आए 350 कलाकारों द्वारा 100 टीमों में बंट के जुलाना में कस्बे की नई अनाज मंडी में आढ़ती की दुकान के गल्ले से 1,25,500 रुपए की चोरी हो गई है। इसकी शिकायत पुलिस को दी गई। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। खरक जाटियान गांव निवासी आढ़ती अखिल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वो नई अनाज मंडी में आढ़ती की दुकान चलाता है, जहां किसी अज्ञात चोर ने दुकान के गले में रखी 1,25,500 रुपए की नकदी चोरी कर ली है। काफी तलाश के बावजूद कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अखिल नाम के एक सेठ है 120 नंबर दुकान की, उन्होंने कंप्लेंट दी है कि मेरी दुकान से गला से 1,25,500 रुपए कोई अज्ञात चोर लेके चले गए हैं, जिस पर हमने FIR दर्ज कर ली है, लेकिन CCTV फुटेज कैमरे चेक कर रहे हैं। जल्द ही मेरा नुकसान हो गया। मेरी दुकान का है 120 नंबर दुकान है, इसमें गल्ला पाड़ लिया, उसमें 1,25,500 रुपए चोरी हो गई। तो आपने शिकायत दी इसकी? मैंने पुलिस को शिकायत दी है। कल ही शाम को ही उसी टाइम पुलिस को शिकायत दे दी थी और पुलिस उसने कल शाम को 2-3 घंटे काम किया है, छानबीन करी है, आसपास के दुकानों के CCTV कैमरे देखे हैं, उसमें लोकेशन
और खबर सिरसा से है, जहां जिला की एलानाबाद थाना पुलिस ने चोरी का खुलासा किया है। आपको बता दें कि 23 नवंबर को कस्बा के तलवाड़ा रोड पर स्थित एक मैरिज पैलेस से मंगलसूत्र और नकदी चोरी की गई थी। इस घटना को सुलझाते हुए पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है और उसकी निशानदेही पर चोरी की गई संपत्ति बरामद कर ली है। इस मामले में जानकारी देते हुए एलानाबाद थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर जगदीश चंद्र ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान विनोद कुमार के रूप में हुई है। थाना प्रभारी ने बताया कि कविश नामक युवक की शिकायत पर एलानाबाद थाना में चोरी का अभियोग दर्ज कर जांच शुरू की गई है, जिसके बाद आरोपी को पकड़ लिया गया है। खबर रतिया से है, जहां मेन बाजार में दुकानदार अतिक्रमण कर रहे हैं। आपको बता दें कि दुकानों के आगे 10 से 15 फीट के अतिक्रमण में फतेहाबाद में टोहाना रोड पूरी तरह जाम हो गया है। इसके बाद आगे गाड़ियां खड़ी होने पर पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है, जिससे परेशान होकर लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इस अतिक्रमण से लोगों को निजात दिलाई जाए। नगर पालिका और ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही से बाजार अब लोगों के लिए मुसीबत बन गए हैं। लोगों का कहना है कि नगर पालिका वाले आते हैं और फॉर्मेलिटी करके चले जाते हैं। जाम का दो मुख्य कारण है जी। एक तो हमारा प्रशासन, नगर पालिका और पुलिस दोनों नाकाम है, क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट नहीं है, ना ही तो नगर पालिका इसकी सुध लेती, ना ही पुलिस वाले इसकी सुध लेते। कुछ दुकानदारों को भी मदद करनी चाहिए ताकि अपना सामान बाहर ना निकाले। पार्किंग की व्यवस्था बना रखी है और यहाँ सरकारी हॉस्पिटल पशुवाड़ों में, पर किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, जिसको संज्ञान लेने वाला नहीं है। ਗੱਡੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਮ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਇਹਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਬਕਸਿੰਗ ਚੌਂਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੀਕਰਮਣ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਤੀਕਰਮਣ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਅਤੀਕਰਮਣ ਚੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਮਾਨ ਚੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਿੱਟੂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਡੇਲੀ ਜਾਮ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਸਦਾਰੀ 'ਚ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਮ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਆਪਸੀ ਜੋ ਮਨਮੁਟਾਵ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਾर्किंग बनाई जावे ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ पार्किंग खड़ियां ਕੀਤੀਆਂ जान। रतिया में प्रशासन की लापरवाही के चलते बाजार का बुरा हाल है। लोगों ने 15-15, 20-20 फुट आगे अतिक्रमण किया हुआ है। लोग पार्किंग करके बाजारों में शॉपिंग करने चले जाते हैं, उसके बाद जाम लग जाता है। लोगों का पैदल चलना भी दुभर हो जाता है। अभी आप देख लीजिए, यहीं से आप निगाह मार लीजिए। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਹੈ ਜੀ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਮਾਨ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਜਾਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਲੰਘਣਾ ਟੱਪਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। अंदर गड्डियां गुड्डियां लग जाती हैं। प्रशासन को चाहिए भी गड्डियां गुड्डियां रोकना। नहीं, इसमें देखिए कल भी मैंने डिस्कस करी थी इस बारे में, तो आज भी मैंने SHO जो सिटी है हमारा, उनकी ड्यूटी लगाई है। उसमें क्या कि जो हैवी व्हीकल्स हैं उनको अंदर ना जाने दे मार्केट के अंदर। और जो हमारे कुछ दुकानदार साथी हैं वो आगे सामान आगे से आगे लगाने की होड़ लगी रहती है, जो कि गलत है। सामान एक दूसरे आगे बढ़ा लेते हैं, उसमें फिर गाड़ी आ जाती है, कोई व्हीकल्स खड़ा हो जाता है, उसके बाद आने जाने के लिए भी रास्ता नहीं रहता। तो हम इसके अंदर जो मार्केट के अंदर है, जो मेन बाजार है, जो उसके अंदर जो बड़े व्हीकल्स हैं उनको हम नहीं जाने देंगे आगे। प्रतिबंध किया जाएगा? हाँ बिल्कुल, आज भी SHO से मैंने बात करी है सिटी से। फरीदाबाद में देर रात केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के आवास के पास विंटेज कार के शोरूम के मैनेजर को गोली मार दी गई। जी हां, नशे में धुत 2 युवकों ने 2 राउंड फायरिंग की, जिसमें शोरूम मैनेजर के हाथ पर गोली लगी। उसे तुरंत बादशाह खान सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इलाज के बाद उसे छुट्टी दे दी। सूचना पाकर पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और आसपास के इलाके को भी सील कर दिया गया। युवकों की तलाश की गई, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस CCTV के आधार पर युवकों की तलाश कर रही है।
कैथल में कानूनगो और दलाल को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है और ये कार्रवाई एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने की है। आरोपियों ने कैथल शहर में जमीन को रिलीज करने के एवज में 30 लाख रुपए रिश्वत मांगी थी। 20 लाख पहले ले चुके थे और अब 5 लाख रुपए लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों की पहचान कानूनगो, कर्मवीर और दलाल चरण सिंह के रूप में हुई है। हरियाणा सरकार की जो भ्रष्टाचार उन्मूलन को लेकर जो जीरो टॉलरेंस नीति है, उसके अंतर्गत हमारे माननीय श्री अमिताभ सिंह ढिल्लों आईपीएस महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा के कुशल नेतृत्व में और माननीय श्रीमती समिति चौधरी पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अंबाला के मार्गदर्शन में आज के अंतर्गत आज राजकुमार जो कंप्लेनेंट है उसने यहाँ कोई सेक्टर 18 में कुछ जमीन खरीदने का इकरारनामा किया हुआ है। और रतिया के फतेहाबाद रोड से लेकर महिला कॉलेज तक जाने वाला रोड पिछले लगभग 8 महीने से अधूरा पड़ा हुआ है। रोड का निर्माण अधर में होने की वजह से जहां हजारों छात्राओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं पर इस रोड पर रहने वाले 1 दर्जन ढाड़ी के लोग भी काफी परेशान हैं। रोड निर्माण कार्य शुरू करने के बारे में छात्राओं और कई संगठनों ने इस रोड को बनाने के बारे में कई बार आवाज उठाई है, लेकिन लापरवाह ठेकेदारों ने रोड पर पत्थर डालकर छोड़ दिया है, जिस वजह से समस्या और भी ज्यादा हो गई है। इस बारे में जब एसडीओ संदीप सचदेवा ने बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि रोड निर्माण कार्य को लेकर ठेकेदार को कई बार नोटिस दिए गए, लेकिन ठेकेदार ने रोड का निर्माण कार्य नहीं किया। अब जो है जल्द रोड का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया तो ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिस प्रकार बस से आती है वो भी लेट हो जाते हैं, और हमारे लेक्चर भी खराब होने लग जाते हैं। पैदल यात्रियों को भी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूटी और जो वाहन लेकर आते हैं उनके टायरों में भी दिक्कतें हो रही है। हाँ, 6 महीने से ज्यादा हो गया। ये पिछले काफी समय से रुका हुआ है। पहले ब्लॉक वाला बन रहा था तकरीबन अप्रैल महीने में, उसके बाद कुछ लोगों ने रुकवा दिया कि तारकोल वाला बनवाना है। उसके बाद फिर आचार संहिता लग गई, फिर दोबारा बनी नहीं। अभी तक भी ये 6-7 महीने से हम लगातार इसी पत्थर मिट्टी के ऊपर से आते हैं और इसमें बस भी दिक्कत है, कभी भी कोई हादसा हो सकता है। लड़कियां एक्टिवा पे भी आती हैं, किसी का कोई टायर फट सकता है। हम भी रोज आ रहे हैं, 7 महीने से ये भोग रहे हैं। नहीं, वो मामला मेरे संज्ञान में है। पहले क्या कि वो ब्लॉक्स की बना रहे थे, इसमें जो पेवर ब्लॉक है तो जो रोड है, तो वहाँ कुछ किसान साथी थे, उन्होंने उस पर एतराज जताया था कि पेवर ब्लॉक की ना बनाकर इसको तारकोल की बनाई जाए ताकि ये सड़क टूटे ना। तो अभी उन्होंने जो एसडीओ जो पीडब्ल्यूडी अंडर है, आज भी मेरी बात हुई, आज मैं कॉलेज में गया था। सर बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। जैसे हम रोड पे चलते हैं तो हमारे जूतों में भी चुभते हैं वो कंकड़ पत्थर, और ना 6 महीने हो गया हमारे रोड की कोई सर्विसिंग नहीं की है। पहले कुछ अच्छा था, पर कहते बनाएंगे उखाड़ के रख दिया सारा रोड। और उस रोड का अब करे क्या, वो बना नहीं रहे, पत्थर ही पत्थर जमा कर दिए। अगर बाइक वगैरह पे भी आते हैं तो उनके टायर वगैरह पंचर हो जाते हैं, और अगर कोई पत्थर किसी गाड़ी पास से निकल रही है। सर 5-6 महीने से रोड की हालत बहुत ज्यादा खराब है। यहाँ पर धूल उड़ती रहती है, रोड़े पड़े हैं जो एकदम समतल नहीं है, जिससे कई छात्राओं की स्कूटी के कारण वो चोटिल भी हुई हैं। हमने विभिन्न पत्राचारों के माध्यम से काफी विभागों को लिखा, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। हमें बहुत दिक्कतें आ रही हैं। जब हम कॉलेज आते हैं तो हमारा रोड इतना खराब है और कई बार बसें भी लेट हो जाती हैं इसकी वजह से, और जिसकी वजह से हमें लेक्चर में भी लेट होना पड़ता है। और इसकी वजह से हमें अध्यापकों से भी सुनना पड़ता है कि आप लेक्चर में लेट आ रही हो, लेकिन ये किसी को नहीं पता कि हमारा रोड खराब है। और इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।